कृष्णम वंदे जगद्गुरुम। मैं डॉक्टर रचना जोशी प्रकाम्य संस्कृत क्लासेस में आप सभी का स्वागत करती हूँ। हम शिक्षण कौशलों के बारे में पढ़ रहे हैं और उसी श्रृंखला में अब बात करते हैं हम प्रश्न कौशल की कि प्रश्न कौशल क्या है। क्योंकि जब आप विद्यार्थियों के साथ में अंतर्क्रिया करते हैं, जब क्लास के अंदर विद्यार्थियों को सक्रिय बनाना है आपको, है ना, विद्यार्थियों को व्यस्त रखना है क्लास के अंदर, तो इन सब चीजों के लिए जरूरी होता है कि विद्यार्थियों से प्रश्न पूछे। प्रश्न पूछना यानी कि प्रश्न का निर्माण करना, प्रश्न पूछना, उनके उत्तरों को स्वीकार करना, अगर गलत उत्तर दे रहा है तो उसके उत्तरों को किस प्रकार से अस्वीकार करना है, किस प्रकार से उसके उत्तर में संशोधन करना है, ये सारी चीजें जो है वो एक प्रश्न कौशल के अंदर आ जाती हैं। प्रश्नों का निर्माण खास करके किस प्रकार से होता है और किस प्रकार से क्लास के अंदर उसका प्रस्तुत किया जाना चाहिए, तो ये भी अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण कौशल है। क्योंकि हम जनरली देखते हैं कि कौशल सिखाते हैं या जब बात होती है या हम बच्चों से कोई भी प्रश्न पूछते हैं तो वह बालक कैसा था, है ना। आपने एक छोटा सा उदाहरण दे दिया कि सुरेश एक गरीब बालक था लेकिन वो बहुत ईमानदार था, है ना। ये कहानी की शुरुआत हमने की, मान लो। अब यहाँ पर हम जब बात करते हैं, यहाँ पर हमने पूछ लिया कि सुरेश कैसा बालक था। अब ये जो प्रश्न है, ये प्रश्न स्पष्ट नहीं हो सकता है ना, क्योंकि यहाँ पर कैसा था में तो किसी भी तरह का हो सकता है। बच्चा का दिमाग है, वो बहुत कुछ चीजें सुन सकता है क्लास में, क्योंकि प्रशिक्षणार्थी होते तो उनको वो परेशान भी करना चाहता है, कई बार शिक्षकों को भी वो, तो वो कुछ भी किसी भी प्रकार का उत्तर दे सकता है। कई कितनी प्रकार का इसके उत्तर आ सकता है, काला था, गोरा था, छोटा था, लंबा था, पतला था, मोटा था, कुछ भी आ सकता है ना। लेकिन जब हम उसको पूछते वो प्रकृति से कैसा था, नेचर से कैसा था, तो भाई ईमानदार था, उसमें गुण क्या था, ईमानदारी का गुण था। तो इस प्रकार से हम प्रश्न जो है वो भाषा उसकी बिल्कुल स्पष्ट होनी चाहिए कि हम जो पूछना चाह रहे हैं बच्चा हमें उसका वही उत्तर दे। ये महत्वपूर्ण चीज प्रश्न कौशल के अंदर सबसे बड़ी बात ये होती है। तो विद्यार्थियों इसके अंदर भी क्या होता है कि अच्छा, अब ये जो प्रश्न होते हैं ये प्रश्न अलग अलग समय पर अलग अलग पूछे जाते हैं। प्रस्तावना के अंदर भी हम प्रश्न पूछते हैं, जब हम पाठ पढ़ा रहे होते हैं तो बीच में भी हम प्रश्न पूछते हैं, जब पाठ का अंत हो जाता है तब भी हम प्रश्न पूछते हैं, व्याख्या करते हैं तब भी हम प्रश्न पूछते हैं। अलग 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 स्थानों पर अलग अलग तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले जब हम बात करें प्रश्न कौशल की, तो बच्चों के पूर्व ज्ञान को जांचने के लिए प्रश्न होते हैं। प्रस्तावना की बात आ गई यहाँ पे, है ना। तो फिर उसके अनुसार जब बच्चों से हम प्रश्न करते हैं, बात करते हैं, तो उससे उनकी कहीं ना कहीं एक रुचि का पता चलता है, उनकी रुचि के स्तर का पता चलता है कि वो विद्यार्थी कहाँ तक जानने का जिज्ञासु है, कितना वो जानना चाहता है। फिर हम जिस शिक्षण विधि का प्रयोग कर रहे हैं पढ़ाने के लिए, वो हमारी शिक्षण विधि कहाँ तक सफल हुई है, इसकी जांच करने के लिए प्रश्न पूछना आवश्यक होता है। तभी एक अध्यापक अपना आकलन कर पाता है कि विद्यार्थियों ने सीखा या नहीं सीखा, या शिक्षक के द्वारा जो उद्देश्य निर्धारित किए गए हैं उन उद्देश्यों की पूर्ति कहाँ तक हो पाई है। तो वो इसके माध्यम से होता है। फिर अध्यापन प्रक्रिया जो होती है उसको प्रभावी बनाने के लिए प्रश्न पूछना बहुत जरूरी होता है। क्योंकि अगर एक अध्यापक केवल मात्र बोलते ही जा रहा है, विद्यार्थियों के साथ में उसकी कोई अंतर्क्रिया नहीं है, कोई प्रश्न नहीं पूछे जा रहे हैं, तो विद्यार्थी अपने काम में व्यस्त हो जाते हैं, वो ध्यान नहीं देते हैं, है ना। तो ये बहुत जरूरी होता है कि आप बीच बीच में प्रश्न पूछते रहते हैं। एक शिक्षक के द्वारा जब बार बार लगातार प्रश्न पूछे जाते हैं तो विद्यार्थी भी क्या होता है, सजग होकर बैठता है, ध्यान से सुनता है कि अचानक से प्रश्न पूछ लिया जाएगा। तो अध्यापन प्रक्रिया को प्रभावी बनाने के लिए प्रश्नों का निर्माण किया जाता है। अब इसकी उद्देश्यों की बात करें कि प्रश्न कौशल के पीछे क्या उद्देश्य है, क्या जरूरत है इसकी, तो इसमें कहते हैं कि एक तो छात्रों से अंतरक्रिया स्थापित करने के लिए प्रश्नों का निर्माण होता है, ताकि हम छात्रों के साथ में बातचीत कर सकें, उनके विचारों को सुन सकें, जान सकें वो क्या सोचते हैं, इसके बारे में उनके विचारों से हम अवगत हो सकें। फिर आता है उनका विषय वस्तु के ऊपर ध्यान केंद्रित करना, क्योंकि विषय वस्तु पर ध्यान केंद्रित होगा तभी वो आपके प्रश्नों का उत्तर ढंग से दे पाएंगे, वरना वो नहीं दे सकते ना। तो विषय वस्तु पर ध्यान केंद्रित करना ये आता है। फिर आता है छात्रों को सक्रिय बनाने के लिए हम प्रश्नों का निर्माण करते हैं, प्रश्न पूछते हैं उनसे। फिर उनकी व्यक्तिगत समस्याओं का भी पता इससे लगाया जाता है कि कई बार विद्यार्थी सही तरीके से उत्तर नहीं देता है, रिस्पॉन्स नहीं देता है किसी तरह की कोई, है ना, तो ये क्यों नहीं दे रहा है, क्या नहीं कर रहा है। तो ये कहीं ना कहीं एक निदानात्मक और उपचारात्मक शिक्षण इसके अंदर समाहित हो जाता है कि वो ऐसा क्यों कर रहा है, उसका बिहेव ऐसा क्यों है। तो हम उस कारणों का पता लगाने की भी कोशिश करेंगे, या विद्यार्थी को समझ में नहीं आ रहा है, या हम नई तरीका अपनाने की कोशिश करेंगे। तो इस प्रकार से उनकी व्यक्तिगत कुछ प्रॉब्लम्स है, समस्या है, तो उसका भी पता इसके माध्यम से लग सकता है। सबसे बड़ी बात उनकी अभिव्यक्ति क्षमता को बढ़ाना, कि वो अपनी मौखिक अभिव्यक्ति क्षमता को बढ़ सके, क्योंकि भाषा के जो कौशल निर्धारित किए गए हैं, जो हमने पहले पढ़े थे, क्या क्या कौशल होते हैं उसके, सबसे पहले सुनना आता है, फिर बोलना आता है, फिर पढ़ना आता है और लिखना आता है। तो यहाँ पर उस मौखिक अभिव्यक्ति जो होती है वो कर सके उसकी, और इसके लिए प्रश्न पूछना जरूरी होता है।
फिर उनमें उत्सुकता पैदा करना, उनकी समस्याओं का निराकरण करना। अगर उन्हें कोई चीज़ समझ में नहीं आई है और वो खुद स्वयं सामने से खड़े होकर के प्रश्न पूछ रहे हैं, तो हमें उनके प्रश्नों का उत्तर देना, उनकी समस्याओं का निराकरण करना। उसके लिए उन्होंने जो ज्ञान अर्जित किया है, उस अर्जित ज्ञान का मूल्यांकन करने के लिए प्रश्न होते हैं। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावी बनाने के लिए प्रश्न पूछे जाते हैं और बच्चों में चिंतन शक्ति का विकास करने के लिए प्रश्न पूछे जाते हैं। अधिगम हेतु प्रेरित करने के लिए उनसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इस प्रकार से प्रश्नों के माध्यम से हम विद्यार्थियों की तर्क क्षमता को, उनकी चिंतन क्षमता को, उनका विश्लेषण करने के तरीके को हम विकसित कर सकते हैं। इसलिए प्रश्न पूछना ज़रूरी क्या है ना कि उनके मानसिक स्तर को क्या होता है, हम थोड़ा-सा ऊपर ले जा सकते हैं इसके माध्यम से। इसलिए हम उनसे प्रश्न पूछते हैं। अब प्रश्न का जब निर्माण किया जाता है, तो सुविधा की दृष्टि से हम प्रश्न को 3 स्तर पर विभाजित करते हैं। प्रश्नों को 3 स्तरों पर या सुविधा की दृष्टि से 3 स्तर पर प्रश्नों का हम निर्माण करते हैं। उसमें पहला जो स्तर आता है, वो स्तर है सबसे निम्न स्तर। निम्न स्तर के अंदर 2 चीज़ें आती हैं, प्रत्यास्मरण करना किसी भी चीज़ का और किसी भी चीज़ की पहचान करना या प्रत्यभिज्ञान करना। ये दोनों चीज़ें आती हैं। ये आप उद्देश्य जब बनाते हैं, पाठ के जब हम उद्देश्य बनाते हैं, तो उसके अंदर सबसे पहला ज्ञान का ही उद्देश्य बनता है, जिसके के अंदर हम यही चीज़ लिखते हैं कि विद्यार्थी इन चीज़ों का प्रत्यास्मरण कर सकेगा, विद्यार्थी इसका प्रत्यभिज्ञान कर सकेगा या पुनः पहचान कर सकेगा। तो ये जो प्रश्न होते हैं, ये क्योंकि पर्टिकुलर ज्ञान पर आधारित है, पिन पॉइंटेड प्रश्न है कि उसका उत्तर दूसरा कोई नहीं हो सकता है। उसके अंदर हम किसी भी तरह का कोई भी परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। जो स्थायी है, चिर है, जो जैसा है वैसा ही एज़ इट इज़, ये जो होता है यही ज्ञान है। इसके अलावा दूसरा कोई ज्ञान नहीं हो सकता। 2 और 2 4 होते हैं, 2 और 2 4 ही होते हैं। इसके अलावा 5, 6, 7, 8 कुछ नहीं हो सकता, है ना? तो ये जो 2 और 2 4 होना ये ज्ञान है। तो यही ज्ञान है, यानी कि जो चीज़ जैसी है, मेरा नाम रचना है तो है, इसके अलावा दूसरा कुछ नहीं हो सकता, मेरी पहचान ही मेरे इस नाम से। तो ये मेरा यानी कि ये ज्ञान है। वो ज्ञान ज्ञान का मतलब ये हुआ कि वो ज्ञान कि जिसके अंदर हम अपनी तरफ से किसी भी तरह का कोई परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, चाहे वो जन्म तिथि हो, चाहे वो मृत्यु तिथि हो, चाहे किसी लेखक की लिखी हुई रचनाएँ हो, चाहे किसी को कविता लिखी हो किसी लेखक ने, किसी लेखक ने कोई गद्यांश लिखा है या कोई रचनाएँ लिखी हैं, उसकी किताबें लिखी हैं, उसने पुस्तकें लिखी हैं या पर्टिकुलर साइंस के कोई नियम दिए हुए हैं, व्याकरण के जो नियम दिए हुए हैं, ज्ञान दिया हुआ है, जितनी भी चीज़ें हैं यानी कि जो रटने की चीज़ है, जो उसमें समझना कुछ नहीं, केवल रटना मुख्य है उसके अंदर और उसके अंदर किसी भी तरह का हम कोई भी परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, बस वो ज्ञान है। तो ज्ञान सबसे निम्न स्तर की श्रेणी आती है कि जहाँ पर हम विद्यार्थियों से पर्टिकुलर उस पिन पॉइंटेड प्रश्नों को पूछते हैं। तो एक इस स्तर पे यानी कि ये निम्न स्तर कहा जाता है। दूसरा आता है मध्य स्तर आ जाता है जिसके के अंदर किसी भी चीज़ का अनुवाद करना, है ना? उनसे किसी भी चीज़ का व्याख्यात्मक प्रश्न पूछ लेना, एप्लीकेशन बेस्ड प्रश्न पूछ लेना उनसे कि वो अपने अगर इस कहानी में इस पात्र की जगह पे वो होते तो क्या करते, है ना? ये एक चिंतनात्मक प्रश्न है कि बच्चा थोड़ा-सा सोचेगा और कुछ आंसर देगा कि उसने ऐसा किया तो मैं क्या करता इसकी जगह, सही क्या था? यानी कि उस विद्यार्थी के सोचने समझने की क्षमता और निर्णय लेने की क्षमता उससे उसकी बढ़ती है। वो ये सोचेगा कि वास्तव में अगर इसकी जगह इसने ऐसा किया तो क्या मैं ऐसा कर सकता था? वो मतलब उसकी जैसे नेचर होगी उसके अकॉर्डिंग वो सोचेगा। तो ये उस अनुप्रयोगात्मक रूप में आ जाता है। फिर आ जाता है आपका तुलनात्मक रूप में, दोनों के बीच में तुलना करवाना। इस तरह के प्रश्न उनसे पूछे जा सकते हैं, दोनों के बीच में संबंध बनाते हुए प्रश्न पूछे जा सकते हैं, 2 चीज़ों के बीच में। तो इस प्रकार से ये मध्य स्तर होता है कि जहाँ पर विद्यार्थियों की थोड़ी-सी चिंतन शक्ति बढ़ती है, उनका विकास उनमें होता है। और तीसरा जो स्तर आता है, वो आता है उच्च स्तर, हाई लेवल, है ना? इसके अंदर किसी भी चीज़ का कोई भी चीज़ आप पढ़े उसका विश्लेषण कीजिए। ये जो स्पेशली हम कॉलेज लाइफ में आप देखते हैं जो प्रश्न आते हैं आपके मेन एग्ज़ाम्स में, यूनिवर्सिटी के जो एग्ज़ाम्स होते हैं, इसके अंदर जो पीछे प्रश्न आते हैं, इसको सोदाहरण समझाइए या इसकी व्याख्या कीजिए या इसको विश्लेषित कीजिए, इस पर प्रकाश डालिए, संप्रत्ययों को समझाते हुए इसके गुण दोषों की विवेचना कीजिए, है ना? ये इस तरह के जो प्रश्न ऐसे आते हैं यानी कि सोचने समझने कर ये उच्च लेवल के प्रश्न होते हैं। तो विश्लेषण करना किसी भी चीज़ का, बहुत सारी चीज़ें पूरे नाटकों को या पूरा नाटक दिया हुआ तो नाटक के आधार पर आप पर्टिकुलर इस नाटक के अंदर आपके दृष्टि में कौन नायक है ना? अब ये प्रश्न पूछ लिया तो जहाँ पर 3-4 अलग-अलग तरह के मुख्य पात्र होते हैं, तो उसके अंदर आप किसको नायक मानते हैं और क्यों मान रहे हैं? क्या कारण है उसके पीछे? ये सब सोचना। तो इस तरह की जो चीज़ें होती हैं, उनका मूल्यांकन इस प्रकार के जो होते हैं, वो हाई लेवल के प्रश्न होते हैं। तो प्रश्न जो होते हैं, वो 3 प्रकार के हो जाते हैं। स्तर के आधार पर अगर हम देखें तो निम्न स्तर के प्रश्न, मध्य स्तर के प्रश्न और उच्च स्तर के प्रश्न। अब हम इसकी अ, घटकों की बात करते हैं
कि प्रश्न कौशल सिखाते समय में या प्रश्न कौशल करवाते समय में किन-किन घटकों के आधार पर विद्यार्थियों का मूल्यांकन किया जाता है या उन घटकों की पूर्ति उनके उस कौशल जो प्रस्तुत कर रहे हैं, प्रश्न कौशल प्रस्तुत कर रहे हैं, तो उसमें उन घटकों की पूर्ति वो कर रहे हैं अथवा नहीं कर रहे हैं। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए प्रश्न कौशल पूर्ण होता है यहाँ पे। तो हम इसके अंदर घटक कौन-कौन से होते हैं जिसके आधार पर हम उनका आकलन करते हैं, तो उसके अंदर सबसे पहले आता है प्रश्न की संरचना, यानी प्रश्नों का निर्माण कैसे होता है। तो इसके अंदर कुछ चीज़ें आती हैं प्रश्नों की संरचना यानी प्रश्नों की रचना किस प्रकार से की गई, प्रश्न किस प्रकार से बनाए गए हैं। तो प्रश्न किस प्रकार के होने चाहिए, वो चीज़ें देखी जाती है इसमें। तो इसमें सबसे पहले आता है प्रश्न की सार्थकता, कि प्रश्न सार्थक बना है या निरर्थक बना है। कुछ भी बना लिया जिसका कोई लेना-देना आगे-पीछे कोई लेना-देना नहीं, विषय वस्तु से कोई संबद्धता नहीं और ऐसा आपने प्रश्न बना लिया तो वो सार्थक प्रश्न नहीं हो सकता है, असंबद्ध प्रश्न हो जाता है वो, है ना? तो सार्थक प्रश्न बनाना, संबद्धता, पाठ्य वस्तु से संबंधित प्रश्न होना चाहिए, विषय वस्तु से संबंधित यानी कि जो आपने जिस कालांश में जितना पढ़ाया है, उसी से रिलेटेड प्रश्न उसके अंदर होना चाहिए। जो पहले पढ़ा चुके हैं या जो बाद में आने वाला है पढ़ाने के लिए, उसके अंदर से कोई प्रश्न नहीं होना चाहिए। अगर इस प्रकार का कोई प्रश्न होता है तो वो असंबद्ध हो जाता है। तो उसकी संबद्धता होनी चाहिए, उसकी प्रासंगिकता होनी चाहिए कि उस प्रसंग से जुड़ा हुआ वो प्रश्न हो। तो प्रश्न बनाते समय में इन चीज़ों को ध्यान में रखना, विषय वस्तु जो कंटेंट हमारे सामने है, उस कंटेंट को ध्यान में रख कर के प्रश्नों का निर्माण करना। फिर बिल्कुल सटीक प्रश्न पूछना कि इसका जन्म कब हुआ था? कहाँ हुआ था? इसके पिता का क्या नाम था? इसकी माता का क्या नाम था? ये प्रकृति से इसमें कौन-सा गुण था? प्राकृतिक रूप से किस प्रकार का गुणी बालक था ये, है ना? इस प्रकार के कुछ ऐसे प्रश्न तो बिल्कुल सटीक और बिल्कुल स्पष्ट होने चाहिए, उलझाने वाले प्रश्न नहीं होने चाहिए, घुमावदार भाषा वाले प्रश्न इसके अंदर नहीं होने चाहिए, बिल्कुल भाषा प्रश्नों की स्पष्ट होनी चाहिए। फिर प्रश्न छोटे होने चाहिए। ये सबसे बड़ी विशेषता है प्रश्नों की, कि क्लास के अंदर जब आप बच्चों से प्रश्न पूछते हैं, तो प्रश्न बहुत छोटे-छोटे होने चाहिए। एक साथ में 2-2 3-3 प्रश्नों को सम्मिलित करके नहीं पढ़ना चाहिए, क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, नहीं। कब हुआ तो कब हुआ, कहाँ हुआ तो कहाँ हुआ, कब हुआ और कहाँ हुआ, 2 प्रश्न एक साथ सम्मिलित नहीं करना। तो प्रश्नों की संक्षिप्तता पर ध्यान देना, उसकी विशिष्टता पर ध्यान देना कि विशेष रूप से विषय वस्तु पर आधारित ही प्रश्न हो, अन्य प्रश्न उसके अंदर सम्मिलित ना हो, इसको स्पेशल रूप से ध्यान में रखना। फिर सबसे अ, मुख्य बात कह सकते हैं वो प्रश्नों की व्याकरणिक शुद्धता। मात्रिक रूप से शुद्ध होना चाहिए, अशुद्धता नहीं होनी चाहिए। भाषा की दृष्टि से उसके अंदर शुद्धता होनी चाहिए, वर्तनी की दृष्टि से उसमें शुद्धता होनी चाहिए, वाक्य संरचना की दृष्टि से उसमें शुद्धता होनी चाहिए। यानी कि प्रश्न जो है बिल्कुल सही और शुद्ध होना चाहिए क्योंकि हम हमारा उद्देश्य भाषा की बात करते हैं तो भाषा का कौशल उनको सिखाना है। तो यहाँ पर प्रश्नों की भाषा जो है वो भी बिल्कुल स्पष्ट और सुंदर होनी चाहिए, व्याकरणिक रूप से बिल्कुल शुद्ध होनी चाहिए। फिर प्रश्न स्तरानुकूल होने चाहिए। जिस क्लास को आप पढ़ा रहे हैं, उसी स्तर के अनुकूल उन विद्यार्थियों की मानसिक आयु के स्तर के अनुकूल जो है प्रश्न होने चाहिए उसके अंदर। तभी विद्यार्थी आपके प्रश्नों के उत्तर दे सकेगा। फिर दूसरी बात आती है इसके अंदर प्रश्न पूछना या प्रश्न प्रक्रम जिसको कि हम कहते हैं। पहले एक चीज प्रश्न संरचना के अंदर ये सारी चीजें आ जाती है। अब दूसरी चीज आती है प्रश्न के बनाने के घटक के अंदर आ जाती है प्रश्न पूछना यानी कि प्रश्नों का प्रक्रम। प्रश्न को कैसे पूछा जाना चाहिए। पूछते समय में अध्यापक के लिए क्या होता है कि एक तो उसकी प्रश्न पूछने की गति, गति पर उसका नियंत्रण होना चाहिए। बहुत स्पीड से वो प्रश्न ना पूछ ले, बहुत धीमी गति से वो प्रश्न ना पूछे, है ना? प्रश्न पूछ रहा है एक सामान्य गति से, सामान्य तरीके से वो प्रश्न पूछे उसको। तो प्रश्न की गति पे उसका ध्यान होना चाहिए। फिर उसकी शिक्षक की आवाज की स्पष्टता, कि क्लास में जितने भी बच्चे पीछे तक बैठे हुए हैं, वहां तक उसकी आवाज स्पष्ट रूप से पहुंचे और एक-एक शब्द विद्यार्थियों तक पहुंचे कि वो क्या पूछ रहा है। क्योंकि आगे से शुरुआत तो आपने अच्छी कर दी, लेकिन पीछे जाते-जाते आपने आवाज़ इतनी मंद कर दी कि पीछे के शब्द ही नहीं सुनाई दिए कि आपने पूछा क्या? ऐसे भी होता है कई बार, है ना? तो इस चीज़ को ध्यान में रखना कि आवाज़ की स्पष्टता पूरी तरह से हो। फिर विराम 2 प्रश्न जब पूछे जा रहे हैं, 1 प्रश्न पूछा, विद्यार्थी ने उत्तर दिया, फिर दूसरा प्रश्न आराम से पूछें। एक बंदूक की गोली की तरह धड़ा-धड़ दाग के ना रहें कि 1 प्रश्न, दूसरा प्रश्न, तीसरा प्रश्न नहीं। 1 प्रश्न पूछा, उसने आंसर दिया, फिर दूसरा प्रश्न, आराम से, शांति से, कोई जल्दबाजी नहीं। तो वो विराम बीच में देना और प्रश्नों का वितरण, ये सबसे महत्वपूर्ण आता है, जहाँ पर कि प्रश्नों का वितरण पूरी क्लास में समान रूप से होना चाहिए। आगे के विद्यार्थी, पीछे के विद्यार्थी, बीच के विद्यार्थी, इस साइड के विद्यार्थी, उस साइड के विद्यार्थी, किसी से भी, कहीं से भी, कभी भी कोई भी प्रश्न समान रूप से, ऐसा नहीं कि एक विद्यार्थी उत्तर दे रहा है, वो हाथ खड़ा करता हूँ, उसी से प्रश्न पूछे जाए। क्योंकि ये सामान्यतया होता है कि जब एक प्रशिक्षण कर्ता जो होता है, वो इस कौशल को पूरा करता है, तो वो ये देखता है कि कहीं मेरे नेगेटिव बात ना आ जाए, तो वो क्या करता है कि जो विद्यार्थी जिसको आता है
उसी को बाद प्रश्न पूछा तो एक ही विद्यार्थी से बार बार उत्तर पूछा जाता है, तो ये नहीं होना चाहिए। जब एक शिक्षक क्लास के अंदर पढ़ा रहा है तो उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है कि वो संपूर्ण विद्यार्थियों पर समान रूप से ध्यान दे और सभी को समान रूप से प्रश्न पूछे। ये होशियार बालक है तो इसी से पूछा जा रहा है, वो कमजोर है तो उससे नहीं पूछना है, तो या वो कमजोर है तो बार बार उसको पूछ करके उसी को हेरेस किया जा रहा है कि उसको ये जता दिया जाता है कि तुझे कुछ नहीं आता। ऐसा नहीं, सब प्रश्नों से सब विद्यार्थियों से बराबर प्रश्न पूछें, बराबर उनको वितरण करें, तो ये चीजें उसके अंदर आ जाती है। फिर बात आती है व्यवहार की स्वाभाविकता की, कि हर बच्चे के साथ में आपका व्यवहार बिल्कुल स्वाभाविक, सहज, स्वाभाविक होना चाहिए। ऐसा नहीं कि ये बहुत होशियार बालक है तो ये मेरा बहुत चहेता है, इससे बहुत प्यार से अगर उसने उत्तर नहीं दिया तो आपने उसको बहुत प्यार से लिखा दिया, चल कोई बात नहीं। किसी ने कोई उत्तर नहीं दे रहा था, आप उसको लगातार डांटे जा रहे हैं, आप उसको पनिशमेंट दिए जा रहे हैं, नहीं। सब बच्चों के साथ एक जैसा व्यवहार। इसने उत्तर दिया तो इसको भी वैसा ही पुनर्बलन, उसने उत्तर दिया तो उसको भी वैसा ही पुनर्बलन, इसने उत्तर नहीं दिया तो उसको भी वही चीज, जो दूसरा नहीं दे रहा तो उसको भी वही चीज, एक जैसा व्यवहार सबके साथ में उसमें होना चाहिए। तो आपके एक शिक्षक के व्यवहार में क्या होना चाहिए, स्वाभाविकता होना वो जरूरी होता है। और प्रश्नों की पुनरावृत्ति बार बार नहीं होनी चाहिए। बार बार आपने प्रश्न पूछा, एक बार प्रश्न पूछ लिया, विद्यार्थी को खड़ा कर दिया, विद्यार्थी ने कहा कि हमें तो नहीं आ रहा, आपने क्या पूछा मुझे बताओ, प्रश्न नहीं दोहराना। उसको ये पता है, उसको ध्यान ही नहीं, यानी कि कहने का मतलब है कि वो विद्यार्थी ध्यान ही नहीं दे रहा आपके प्रश्नों के ऊपर। तो प्रश्नों की पुनरावृत्ति से बचना, जहां बहुत ज्यादा आवश्यक लगता है कि नहीं यहाँ पे जरूरी है कि नहीं हमें बोलना चाहिए, तो वहां पर आप प्रश्न बोल दें, दोबारा से बोल दें, वो बात अलग है, लेकिन बार बार प्रश्नों का दोहरान, पुनरावृत्ति नहीं हो, इसका स्पेशली इस रूप में ध्यान रखना एक शिक्षक के लिए बहुत जरूरी होता है। अच्छा, तीसरी बात आती है प्रश्न की, तीसरा आता है प्रश्न उत्पाद। प्रश्न उत्पाद का मतलब प्रश्न के उत्तरों से है। विद्यार्थियों के द्वारा प्रश्नों को उत्तर देने से प्रश्न उत्पाद का अर्थ निकलता है। उत्पाद अर्थ यहाँ पर उत्तर देने से है, ठीक है। तो ये तीसरा तरीका है, यानी कि प्रश्न कौशल जो होता है उसके अंदर तीन तरह की चीजें हो गई। सबसे पहली प्रश्न संरचना हो गई, जहां पर कि जो मैंने आपको इतनी सारी चीजें बताई है, ये प्रश्न संरचना के अंदर होनी चाहिए, ये घटक के अंदर ये चीजें शामिल होती हैं। फिर आता है प्रश्न प्रक्रम, उसके अंदर शिक्षक के द्वारा क्या क्या हो जाता है, क्योंकि प्रश्न पूछ रहा है वो, तो एक शिक्षक के द्वारा क्या क्या क्रियाएं होनी चाहिए वो उसके अंदर आ जाएगी। और तीसरा आ जाता है प्रश्न उत्पाद, जहां पर कि विद्यार्थियों के उत्तर देने से है इसका तात्पर्य, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है कि इसका रीजन क्या है, कि कई बार विद्यार्थी जो होते हैं वो प्रश्न का उत्तर देते ही नहीं है, खड़े हो जाते हैं चुपचाप, है ना। और तो ऐसी स्थिति में क्या किया जाए, कैसे किया जाए, तो यहाँ पर हो जाता है। और इसका पीछे कारण क्या होता है, जो विद्यार्थी खड़ा हो जाता है क्लास के अंदर, आपने कोई प्रश्न पूछा और विद्यार्थी खड़ा हो गया, उसने कोई उत्तर नहीं दिया, तो इसके पीछे कारण क्या हो सकता है। एक तो कारण ये हो सकता है कि विद्यार्थी ने उस प्रश्न को ध्यान से सुना ही नहीं, आपने जब प्रश्न पूछा तो उसका ध्यान ही नहीं है आपने क्या पूछा, तो वो चुपचाप खड़ा हो जाएगा, उसको पता ही नहीं कि क्या हो रहा है। दूसरा आता है कि आपने पूछा लेकिन उस विद्यार्थी को वो प्रश्न ही समझ में नहीं आया, यानी कि आपकी भाषा प्रश्न की ऐसी है कि उस विद्यार्थी को समझ में नहीं आई क्या पूछना क्या चाह रहे हैं। तो जब उसको कोई चीज समझ में आएगी तभी वो आपके प्रश्न का उत्तर नहीं देगा। और तीसरी बात आ जाती है कि या फिर विद्यार्थी में बुद्धि का कम होना, उसका मानसिक स्तर थोड़ा कम होना, कि हाँ ये थोड़ा धीरे समझता है। तो ऐसी जब स्थिति होती है तभी विद्यार्थी जो होता है वो प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाता है। तो इस तरह से ये प्रश्नों के कुछ घटक होते हैं जिनके आधार पर प्रश्न कौशल का निर्माण होता है, और विद्यार्थी इन घटकों का अनुकरण करते हुए, जो सकारात्मक है उनके प्रति सही प्रतिक्रिया देते हुए, और जो नकारात्मक है उनको हटाते हुए, जब विद्यार्थी या प्रशिक्षणार्थी इस कौशल के अंदर कुशल होते हैं तो वो प्रश्न कौशल के अंदर कुशलता प्राप्त कर लेते हैं। तो ये प्रश्न जब हम पूछ रहे हैं तो प्रश्न पूछते समय या बनाते समय में क्या-क्या कुछ सावधानियां रखनी चाहिए एक शिक्षक के द्वारा, उसको किसी पर्टिकुलर कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो उसके अंदर आ जाता है कि एक तो प्रश्न की भाषा कठिन नहीं हो, प्रश्न सरल हो, सरल भाषा में बने, प्रश्न भ्रमित करने वाले नहीं हो बच्चों में, कि भ्रम उत्पन्न करे कि ये करना या ये करना, ये पूछा, तो भ्रमित करने वाले नहीं हो। फिर प्रश्नों में ही उत्तर निहित नहीं होना चाहिए, कि आप प्रश्न ऐसे बनाए कि उसी में से उत्तर निकल रहा है, ऐसे प्रश्नों का निर्माण नहीं करना चाहिए। यानी कि प्रश्न में कोई संकेतात्मकता नहीं होनी चाहिए, उत्तर की कोई संकेतात्मकता उसके अंदर नहीं होनी चाहिए। फिर आ जाता है कि हाँ या ना वाले प्रश्न नहीं बनाने चाहिए, कि उसने ऐसा किया था, हाँ किया था, ऐसे प्रश्न नहीं, या उसने ऐसा किया था कि नहीं किया था, तो हाँ या ना वाले प्रश्न नहीं बनाने चाहिए उसके अंदर। प्रश्न हमेशा प्रकरण से ही संबंधित होने चाहिए। प्रश्नों के अंदर तारतम्यता, एक के साथ दूसरा प्रश्न, दूसरे से तीसरा प्रश्न जुड़ा हुआ होना चाहिए, तारतम्यता उसके होनी चाहिए। विद्यार्थियों के मानसिक स्तर के अनुरूप प्रश्नों का निर्माण होना चाहिए। फिर प्रश्नों की भाषा सरल और स्पष्ट होनी चाहिए, व्याकरणिक शुद्धता उसके अंदर होनी चाहिए, उचित गति, स्पष्टता और विराम का प्रयोग होना चाहिए। वितरण क्लास के अंदर समान रूप से होना चाहिए।
विचारोत्तेजक प्रश्नों का समावेश उसके अंदर होना चाहिए, जिससे कि विद्यार्थियों की चिंतन शक्ति का विकास हो सके। तो ये होना चाहिए उसके अंदर, बार-बार अनावश्यक रूप से प्रश्नों का दोहरान नहीं होना चाहिए, पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। उनमें क्रमबद्धता और नुकीलापन, सटीकता प्रश्नों के अंदर होना ज़रूरी होता है। तो इस प्रकार से एक प्रश्न कौशल के अंदर कुशलता अगर प्राप्त करनी है, तो इन सब चीज़ों की जानकारी एक शिक्षक को, एक प्रशिक्षणार्थी को होना अति आवश्यक होता है। अब हम बात करते हैं खोजपूर्ण प्रश्न की, जिसको कि अनुशीलन प्रश्न भी कहते हैं। ये प्रश्न, और वैसे देखा जाए तो एक प्रश्न कौशल का ही एक ये पार्ट है। यानी कि जिसको कि हम एक उस रूप में कह सकते हैं कि ये खोजपूर्ण प्रश्न जो है वो प्रश्न उत्पाद की दृष्टि से कह सकते हैं, या तो एक प्रश्न कौशल का एक पार्ट है, इसको इस रूप में हम दे सकते हैं इसको। इसका रीजन क्या है कि विद्यार्थी या तो उत्तर देता नहीं है या गलत उत्तर देता है ना? या फिर आधा अधूरा उत्तर देता है विद्यार्थी जब। तो ऐसी स्थिति में विद्यार्थियों को प्रेरित करने के लिए खोजपूर्ण प्रश्न बनाए जाते हैं, जिसको कि हम सप्लीमेंट्री क्वेश्चन भी कहते हैं। कि आपने किसी विद्यार्थी से कोई प्रश्न पूछा, उसने प्रश्न का आंसर नहीं दिया, तो आप उस आंसर को लाने के लिए उसी वक्त में आपको एक नया प्रश्न उसके सामने खड़ा करते हैं। विद्यार्थी उसका आंसर देता है और उसके आंसर से ही आप नया प्रश्न का निर्माण करते हुए अपने पुनः पहले वाले प्रश्न पर, पहले वाले उत्तर की तरफ उसको लेके आते हैं उसको। तो ये जो होते हैं प्रश्नों का जो निर्माण होता है, ये प्रश्न होते हैं, ये खोजपूर्ण प्रश्न कहे जाते हैं, कि जहां पर हम विद्यार्थियों से ही उत्तर निकलवाने का प्रयास करते हैं। और किस स्थिति में करते हैं कि जब विद्यार्थी या तो हमें उत्तर देता ही नहीं है, या प्रश्न का गलत उत्तर देता है, या आधा अधूरा उत्तर देता है, आंशिक उत्तर देता है, कुछ सही है कुछ गलत है, इस प्रकार का जब उत्तर देता है, तो हम उस उत्तर को पूर्ण करवाने के लिए इस प्रकार के प्रश्नों का जो होता है वो निर्माण करते हैं। और इससे छात्र जो होता है वो क्या होता है कि उसके पूर्व ज्ञान से सीखी हुई और उसके अनुभव से सीखी हुई विषय वस्तु के प्रति उसका ध्यान आकर्षित होता है, और वो अपने उस ज्ञान तक पहुंचने का वो प्रयास करता है। और वो उसके ज्ञान को जांचने का एक तरह से ये क्या तरीका है, ये कह सकते हैं विद्यार्थियों को वहां तक ले जाने का, उनको उत्प्रेरित करने का, उनके अनुभवों से उत्तर निकलवाने का एक ये तरीका है। इसलिए इसको खोजपूर्ण प्रश्न इसमें कहा गया है। अब इसका जो प्रयोग किया जाता है, वो प्रयोग हम क्यों करते हैं कि एक तो छात्र की चिंतन शक्ति को जांचने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। खोजपूर्ण प्रश्न यानी कि आपने एक प्रश्न पूछा, उसने उत्तर दिया, उसी उत्तर से आपने दूसरा प्रश्न पूछा, तीसरा प्रश्न पूछा, वो उसकी चिंतन शक्ति कहाँ तक जा सकती है ना? तो इस चिंतन शक्ति को विकास देने के लिए, उसकी चिंतन शक्ति के स्तर को जांचने के लिए हम क्या होते हैं, इस प्रकार के खोजपूर्ण प्रश्न बनाते हैं और खोजपूर्ण प्रश्नों का हम प्रयोग करते हैं इसके लिए। फिर होता है एक निश्चित उत्तर की प्राप्ति के लिए, कि जो उत्तर आप ने तय किया है कि ये प्रश्न पूछा जाएगा, विद्यार्थी मुझे इसका उत्तर ये देंगे, लेकिन अगर वो उत्तर नहीं आ रहा है, तो उस निश्चित उत्तर की प्राप्ति के लिए ये खोजपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं, जिससे कि विद्यार्थी आपके प्रश्न का सही उत्तर वो दे सके। फिर आ जाता है कि विषय को गहराई से समझने के लिए खोजपूर्ण प्रश्न होते हैं, कि विद्यार्थी ने ऊपर ऊपर का ज्ञान प्राप्त कर रखा है, या वो और डीपली गया है वहां तक, उसको जांचने के लिए भी हम खोजपूर्ण प्रश्नों का प्रयोग करते हैं, कि जहां पर हम उसकी ज्ञान को जांचते हैं, प्रयोग करते हैं उसका। फिर विद्यार्थियों की अगर किसी विषय वस्तु को लेकर के किसी भी प्रकार की कोई कठिनाई है, तो उस कठिनाई को सरल बनाने के लिए और उसके कठिनाई के स्तर को जांचने के लिए, कि विद्यार्थी को कहां तक वो चीज समझ में आई है और उसकी आगे उसको और कितना समझाना है, इस चीज की परख करने के लिए भी हम खोजपूर्ण प्रश्न का निर्माण करते हैं। और उसके बाद में आता है कि छात्र का ध्यान केंद्रित करना, ये तो होता ही है, प्रश्न बनाना, छात्रों को अभिप्रेरित करना, ये भी मुख्य बात हो जाती है। और वो जो विभिन्न प्रकार की जो क्रिया दे रहा है, प्रतिक्रिया दे रहा है, उसके आधार पर वो सही उत्तर दे सके, इसके लिए उसने जो अधूरा उत्तर दिया है, उस अधूरे उत्तर को वो पूर्ण कर सके, इसके लिए फिर छात्रों को उत्तर के प्रति ले जाने के लिए, विशेष संकेत देने के लिए हम खोजपूर्ण प्रश्न का निर्माण करते हैं। विस्तृत सूचना प्राप्ति के लिए होता है, उनमें आलोचनात्मक सजगता उत्पन्न करने के लिए हम करते हैं, प्रश्नों के पुनः केंद्रीकरण के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, विषय को गहराई से समझाने के लिए इसका प्रयोग इसके अंदर हम करते हैं। तो खोजपूर्ण प्रश्न करने के पीछे ये कारण होते हैं और खोजपूर्ण प्रश्न इस प्रकार से किए जाते हैं। लेकिन इसके अंदर जब घटकों की बात करते हैं कि इसके घटक कौन-कौन से हैं, तो खोजपूर्ण प्रश्न में सबसे पहले जो घटक की बात करते हैं वो होता है अनुबोधन या संकेत देना। अनुबोधन शब्द हमने अभिक्रमित अनुदेशन में पढ़ा था, प्रॉम्प्टिंग, है ना? तो यहाँ पर इसका मतलब क्या होता है कि विद्यार्थियों को कुछ संकेत देना।
उत्तरों के रूप में, जिससे कि विद्यार्थी जो होता है वो अपने उत्तर को पूर्ण कर सके, वो समझ सके, वो वहाँ तक जा सके कि हाँ, मुझे ये चीज़ ट्रू मिला है, तो हाँ, मुझे यहाँ तक पहुँचना है। तो इसके अंदर हम सुझाव दे सकते हैं, संकेत के द्वारा प्रश्न पूछ सकते हैं, भाषा के ढंग में परिवर्तन कर सकते हैं, प्रश्नों को विभाजित कर सकते हैं, टुकड़ों में बाँट सकते हैं। अलग-अलग तरीका अपनाते हुए हम बच विद्यार्थियों को अनुमोदन दे सकते हैं, उनको संकेत दे सकते हैं प्रश्नों के उत्तर के प्रति, और विद्यार्थी इससे जागरूक होकर के अपने प्रश्न के उत्तर को पूर्ण करने का प्रयास इसके अंदर वो करते हैं। फिर आता है छात्रों पुनः केंद्रीकरण करना छात्रों को प्रश्नों के प्रति, है ना? अब पुनः केंद्रीकरण से क्या होता है कि एक तो उनके अनुभवों से, उनके पूर्व ज्ञान से, उन अन्य विषयों या अन्य उदाहरणों से संबंध स्थापित करते हुए मूल प्रश्न पर आना और छात्रों से अपेक्षित उत्तर प्राप्त करना, ये जो होता है वो पुनः केंद्रीकरण होता है। यानी कि जो आपने एक मूल प्रश्न पूछ लिया है, उस प्रश्न का उत्तर पूर्णतया नहीं आने पर एक शिक्षक के द्वारा अलग-अलग तरीके से, यानी कि छात्र उसके बारे में उसका पूर्व अनुभव क्या रहा है, उसके आधार पर वो प्रश्न पूछेगा, है ना? अलग-अलग उदाहरण देकर के उसके आधार पर कि विद्यार्थी उससे संबंध स्थापित कर सके, उसके पूर्व ज्ञान से आधारित, इन सब चीज़ों के आधारित आप जब उससे प्रश्न पूछते हुए जब मूल प्रश्न पर वापस आते हैं, तो ऐसा-ऐसा हुआ था, तो फिर इसमें क्या है? इसका भी यही है ना? तो ये जो हम आते हैं, यानी कि लास्ट सब तरफ से घूम करके हम जहाँ पे मूल चीज़ पे आ जाते हैं, तो वो क्या होता है? प्रश्न का केंद्रीकरण। तो केंद्रीकरण ला करके और विद्यार्थियों के अंदर हम अपेक्षित परिवर्तन लाना, ये काम होता है। फिर आता है विस्तृत सूचना प्राप्ति। यहाँ पर छात्र के द्वारा जब छोटा-सा उत्तर दिया जाता है, आंशिक उत्तर दिया जाता है, तो उसको पूर्ण उत्तर देने के लिए और अधिक प्रोत्साहित करना उसको। ये विस्तृत सूचना प्राप्ति के अंदर आ जाता है। पुनः प्रेषण, उसको उत्तर देने के लिए बार-बार निर्देश देना। जब उसका उत्तर प्राप्त नहीं हो रहा है, तो बार-बार उसको उसके लिए प्रयास करना कि हाँ, थोड़ा और, इतना बोला था, हाँ, थोड़ा-सा और, थोड़ा यहाँ तक आया है, हाँ, थोड़ा-सा और आगे, है ना? इस तरह से हम उसको ऐसी स्थिति में उसको बार-बार उसको उत्तर देने के लिए प्रेरित करते हैं उसको, पुनः प्रेषण करना, बार-बार उसको बोलने के लिए प्रेरित करना उसको। फिर आलोचनात्मक सजगता का विकास, और इसके अंदर जो होता है आलोचनात्मक सजगता का विकास जो होता है, इसके अंदर क्यों, कैसे, क्या कारण रहा, है ना? इसके पीछे क्या-क्या रीज़न था मुख्य, इस प्रकार से कुछ विस्तार देने वाले प्रश्न उनसे पूछे जाते हैं कि जिससे विद्यार्थी जो है वो उसमें आलोचनात्मक सजगता जागृत हो। तो ये खोजपूर्ण प्रश्न भी अपने आप में कौशल, इसीलिए इसको माना गया है कि जब आप एक प्रश्न कौशल का प्रयोग करते हैं, प्रश्न कौशल में कुशलता हासिल करने की बात करते हैं, और जब कुछ परिस्थितियाँ ऐसी आ जाती हैं कि जब विद्यार्थी आपके प्रश्नों के उत्तर ढंग से नहीं दे पा रहे होते हैं, तो ऐसी स्थिति में फिर हम क्या करते हैं? खोजपूर्ण प्रश्न। तो खोजपूर्ण प्रश्नों का जब हम प्रयोग करते हैं, तो खोजपूर्ण पूर्ण प्रश्न जो होते हैं वो कैसे होने चाहिए, है ना? किस प्रकार से उनका प्रयोग किया जाना चाहिए, उसके लिए किस-किस प्रकार के घटकों का हम प्रयोग करते हैं, ये सब चीज़ें खोजपूर्ण प्रश्न के अंदर आती हैं। इसी के अंतर्गत अगर हम देखें तो एक कौशल और आता है, प्रश्न प्रवाह कौशल। प्रश्न प्रवाह कौशल को प्रश्न सजगता कौशल भी कहते हैं इसको। इसी को प्रश्न प्रवाहिता कौशल भी कहा जाता है। इसके अंदर प्रश्न संरचना, प्रश्न प्रक्रम और प्रश्न उत्पाद, ये तीनों जो होते हैं वो आवश्यक होते हैं। इन तीनों का ध्यान इसके अंदर रखना आवश्यक होता है, क्योंकि तीनों मिला करके ही प्रश्न प्रवाह कौशल बनता है। अब इसके अंदर प्रश्न सहजता या प्रवाह से जो अभिप्राय होता है, वो अभिप्राय क्या होता है कि निश्चित समय में इकाई से अधिक से अधिक प्रश्नों को पूछना, या अधिक से अधिक प्रश्न, यानी कि जो विषय वस्तु आपने पढ़ाई है, उस विषय वस्तु से अधिक प्रश्न उससे पूछे जाने चाहिए। इस प्रकार इसको हम कह सकते हैं कि ये प्रश्न कौशल का एक ऐसा उपसमूह होता है, ऐसा एक समूह है ये, कि जिसके अंदर प्रश्न पूछने की गति, उसकी स्पष्टता, उसकी प्रभावशीलता इस पर आधारित होती है, और इसमें यह सुनिश्चित करना होता है कि ये प्रश्न जो हैं वो स्पष्ट रूप से तैयार किए गए हों, छात्रों को समझने में आसानी हो, सरलता हो, प्रश्न बहुत ज़्यादा स्पीड से ना पूछे जाएँ, प्रश्न बहुत ज़्यादा धीमी गति से ना पूछे जाएँ। प्रश्न प्रवाह जो है वो निश्चित इस बात को करता है कि कक्षा के अंदर प्रत्येक छात्र को प्रश्न पूछने का और प्रश्न के प्रति प्रतिक्रिया देने का उसको समान अवसर मिले, और प्रश्नों का उत्तर या उत्तरों का दोहरान या प्रश्नों का दोहरान बार-बार इसके अंदर नहीं हो। प्रश्न प्रवाहिता के अंदर इसके अंदर स्पेशली ध्यान रखा जाता है इसके अंदर। और जब हम इसके घटकों की बात करते हैं, तो घटकों के अंदर सबसे पहले तो गति, बोलने की गति आ जाती है, वो प्रक्रम वाली बात आ गई इसके अंदर। आवाज आ जाती है शिक्षक की, कि शिक्षक की आवाज के अंदर स्पष्टता होनी चाहिए उसके अंदर।
उसके अंदर ठहराव होना चाहिए, प्रश्नों के बीच में अंतराल होना चाहिए उसका, और उसकी शैली प्रोत्साहन देने वाली होनी चाहिए। और इस प्रकार से जब वो प्रश्न पूछता है, तो यानी कि बहुत ज़्यादा अंतर भी ना हो, बहुत ज़्यादा जल्दी भी ना हो, आराम से पूछे, और एक के बाद एक भूलने की प्रवृत्ति ना हो कि पहला ये प्रश्न पूछ लिया, फिर भूल गया, फिर वो याद कर रहा है क्लास के अंदर खड़ा होकर के, और फिर वो थोड़ी देर बाद में दूसरा प्रश्न पूछ रहा है, और वो भी प्रश्न भूल गया, तो फिर तीसरा ही पीछे से पूछ लिया उसने। ये सब चीज़ें उसके अंदर नहीं होनी चाहिए। प्रवाहिता का मतलब कि एक प्रश्न पूछा, आंसर आया, दूसरा प्रश्न पूछा, उसका आंसर आया, तीसरा प्रश्न पूछा, उसका आंसर आया, नहीं आया तो आपने आंसर समझाया, आपने अनुबोधन दिया, खोजपूर्ण प्रश्न पूछा, किसी भी तरह से आप, लेकिन प्रश्न प्रवाहिता जिस प्रकार से कि पानी की धारा सतत एक लय में, एक साथ, एक मार्ग पर एक जैसी बहती रहती है, बस वैसे ही प्रश्न पूछने का तरीका, प्रश्न बनाने का तरीका वो भी सेम होना चाहिए। किसी भी तरह का कोई बीच में ठहराव नहीं होना चाहिए। यही प्रश्न प्रवाहिता है, और इसी प्रश्न प्रवाहिता को ध्यान में रख करके इस कौशल के अंदर आपका निष्णात होना ज़रूरी है। तभी शिक्षक एक बहुत प्रश्न जो है वो बहुत अच्छी तरीके से पूछ सकता है। और मुझे विश्वास है कि आप मेरे वीडियोज़ पसंद कर रहे हैं, और आप आगे और क्या पढ़ना चाहते हैं, इसके बारे में मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अधिक से अधिक विद्यार्थियों तक इसको शेयर करें, जो भी एग्ज़ाम्स देने वाले हैं, उन लोगों तक शेयर भी करें इसको आप, कमेंट करें आप इसको, सब्सक्राइब करें, और आपको मेरा आगे नए-नए वीडियोज़ मिलते रहेंगे। धन्यवाद।